हाय। मेरा नाम अनमोल दास है और मैं तेजी मंदी में हेड ऑफ रिसर्च हूँ। आज हम यहाँ बजट के ऊपर एक सेशन करने आए हैं और बजट के बारे में आपको बताने के साथ साथ मार्केट के बारे में और आगे की पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बजट के बारे में बात करने से पहले चलिए पहले थोड़ा इकोनॉमी की करंट स्टेट जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो डिफरेंट मैक्रो पैरामीटर्स हैं हमारे देसी इकोनॉमी की। तो सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये हम हर महीने देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है और दिसंबर महीने में ये नीचे आकर 5.72% पर आ गया। और इसका मेन कारण है कि क्रूड ऑयल जो कि पिछले साल रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से काफ़ी महंगा हो गया था। और उसके कम होने के बाद से जब से इंडिया ने रशिया से तेल वगैरह खरीदना स्टार्ट कर दिया और इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आए हैं तो देसी बाजार में भी तेल के दाम नीचे आ गए। और इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन जो कि इन्फ्लेशन की कैलकुलेशंस में अबाउट 40+% का वेटेज रखता है वो नीचे आया है। इसी के साथ साथ हम अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की बात करें तो जो कोर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं जिसमें माइनिंग इलेक्ट्रिकल और कई अलग अलग सेक्टर्स आते हैं। तो इनकी जो एक एग्रीगेट ग्रोथ देखी गई तो इसमें प्रोडक्शन को 7.4% से इंक्रीज देखा गया दिसंबर महीने में, जो कि पिछले साल 4.1% था। उसी तरह से सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। सर्विसेज पीएमआई 58.5% पर रहा, जो कि बहुत ज़्यादा तेज है। एंड सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी 57.8% पर। फिर आपको जीएसटी कलेक्शंस जो हमने जस्ट बीते हुए महीने का जो देखा, जनवरी का, इसमें अबाउट 1,56,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शंस हुआ। तो पिछले साल मार्च से लेकर अभी तक में ये लगातार 10 महीनों से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अराउंड 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा की जीएसटी कलेक्शंस कर रही है हर महीने। और बीता हुआ जो महीना था जनवरी का, ये अभी तक का दूसरा सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शंस का मंथ रहा। इसके बाद अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें इस साल की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आरबीआई दोनों की ही गाइडेंस और एस्टिमेट्स जो हैं वो सेम है लगभग। और दोनों ही कह रहे हैं कि अबाउट इस साल हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट अबाउट 6.8% की होगी। और ये हम देख सकते हैं कि Q1 में तो 13.5% का ग्रो हुआ था। दैट वाज बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट। बट Q2 में 6.3% और Q3 और Q4 में भी हम लगभग कुछ वैसा ही 6+% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बहुत ही तेज चल रहा है हमारी इकोनॉमी में। बैंकिंग सेक्टर की जो क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करें तो ये पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने से मोर देन 15% पर ग्रो कर रहा है। और जो लास्ट अपडेटेड हमारे पास वीक का डेटा है 13 जैन का, उसमें भी क्रेडिट ग्रोथ वाज समवेयर अराउंड 16.5%। इसके साथ अगर हम आगे बात करते हैं भारत के मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो अमॉन्ग अदर ग्लोबल पीयर्स की, तो आईएमएफ की जीडीपी फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो FY22 में भी भारत ने अच्छा प्रोडक्शन मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा किया। और साथ में FY23-24 में यानी कि 2023 के लिए अगर बात करें कैलेंडर ईयर की, तो उसमें भी इंडिया का सबसे हाईएस्ट रहेगा जीडीपी ग्रोथ रेट कंपेयर्ड टू इट्स ग्लोबल पीयर्स द मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। देन टॉकिंग अबाउट सीपीआई इन्फ्लेशन, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं इन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ सीपीआई इन्फ्लेशन का। और दिसंबर में हम देख सकते हैं कि हमारी सीपीआई सबसे कम के लेवल्स पे आ गई इन द मेजर इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो, कंपेयर टू यूके फ्रांस और जो यूरोपियन सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ अभी भी इन्फ्लेशन काफ़ी हायर डिजिट्स पर है। तो उस मुकाबले इंडिया इज डूइंग मच बेटर। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉल इन द करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक साल के अंदर इंडिया की करेंसी जो है वो अराउंड 9% डिप्रिशिएट हुई है। और जो पीक डिप्रिशिएशन हमने देखा था जब रुपीस जो था वो पर डॉलर टर्म्स अराउंड 82.6 प्लस चला गया था। तो कंपेयर करें अगर हम दूसरे कंट्रीज के साथ, तो हम देख सकते हैं कि चाइनीज युआन भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा
नीचे चला गया था, डिप्रिशिएट हुआ था। जापानीज येन तो ऑलमोस्ट 24%। देन यूके पाउंड वाज depreciating by 20%, यूरो वाज depreciating by 15% अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। और पाकिस्तान और श्रीलंका, आई मीन इन्हें, इन दो कंट्रीज को हमने एज अ कंपैरिजन लिया है अमॉन्ग द डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज बाकी के सारे कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज की जो करेंसी है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुई लास्ट एक साल में। तो पाकिस्तान और श्रीलंका का हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। कंपेयर टू दैट इंडिया की करेंसी काफ़ी अच्छे से मैनेज की है आरबीआई ने। नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनियन बजट, तो बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट टैक्सेशन, बिकॉज दैट इज समथिंग विच अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स इन एनी कंट्री। तो इस साल के बजट में टैक्स रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। पहले के मुकाबले अब 7 लाख रुपीस तक के एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। कई सारे टैक्स स्लैब्स को भी चेंज किया गया है। 0 to 3 लैक्स में कोई टैक्स नहीं है, 3 to 6 में 5%, 6 to 9 में 10%, 9 to 12 में 15, एंड देन 12 to 15 में 20, एंड 15 अबव में 30%। तो ये टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। फिर आपको एग्जेम्पशंस लिमिट जो थे वो भी 5 लाख से बढ़ा करके अब उसे 7 लाख तक के में कर दिया गया है। देन देर वाज सरचार्ज फॉर द हायर अर्निंग प्रोफेशनल्स। जो कंसल्टेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हायर अर्निंग्स के हैं 50 लाख प्लस के, उनके लिए सरचार्ज जो लगता था उनके टैक्स पे 37% का, उसे भी कम करके अब 25% का कर दिया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, तो फिस्कल डेफिसिट हमेशा से ही हमारे गवर्नमेंट का एक मेजर फोकस रहता है। और फिस्कल डेफिसिट जो है इस बार की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा गवर्नमेंट ने भी वैसा ही कहा है कि इस साल को हम अबाउट 6.4% की फिस्कल डेफिसिट पे एंड करेंगे, FY23 मार्च एंड जो होगा। और FY24 पे फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट इसे और कम करने की टारगेट बनाए हुए है, और ये अबाउट 5.9% का रखने की कोशिश करेंगे। टोटल बजट जो है इस साल के लिए ये 45 लाख करोड़ का किया गया है FY24 के लिए, जो कि अराउंड 10% ज़्यादा है पिछले साल से। और हम मानते हैं कि ये काफ़ी हद तक अचीवेबल भी है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है। जीएसटी कलेक्शंस वगैरह हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कैपेक्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने कैपिटल आउटले में अबाउट 33% का इंक्रीज किया है। हम अक्सर ही बात करते आ रहे हैं, मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है फॉर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिटवीन फैक्ट्रीज एंड शिप शिप सी पोर्ट्स। तो ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट्स है, इनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स कर रहा है। इसी के अंदर जो इफेक्टिव कैपेक्स है इस साल के लिए वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, और अबाउट 13.7 लाख करोड़ का होगा, जो कि हमारी नेशनल जीडीपी का 4.5% है। स्टेट गवर्नमेंट्स को जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था वो भी एक साल और आगे के लिए बढ़ा दिया गया है, कोविड से रिकवरी और बाकी के डेवलपमेंट एक्सपेंशंस को देखते हुए। और इसे इंक्रीज करके 1.3 लाख करोड़ तक का कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की देखें, तो जिन सेक्टर्स में मेजर फोकस रहा है गवर्नमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एलोकेशन किया गया है 75,000 करोड़ का, जिससे कि अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे अबाउट 100 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और 50 से ज़्यादा अबाउट एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स बनेंगे। फिर हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो रेलवे के लिए कैपिटल एलोकेशन जो है वो पिछले साल के 1,40,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ कर दिया गया है। तो इससे देयर विल बी अ वेरी रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे, एंड ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एंड देन कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डबल ऑफ ट्रैकिंग ट्रैक्स बिटवीन स्टेशंस एंड डिफरेंट फ्रेट कॉरिडोर्स। तो डबलिंग ऑफ दोज ट्रैक्स, ये सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हें और फास्ट ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रेलवे में ज़्यादा एलोकेशंस किया है। फिर हम एनर्जी के स्पेस में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अबाउट 35,000 करोड़ का एनर्जी ट्रांजिशन आउटले किया है।
इसमें गवर्नमेंट जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट बिटवीन स्टेट ग्रिड्स उसको मेनली एड्रेस करने की कोशिश करेगी, ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में बेटर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांजिशन हो सके। देन गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए इसके लिए टारगेट सेट किया है, 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाई 2030। नाउ कमिंग टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट से इंडिया की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। हम अभी वर्ल्ड में सबसे सेकंड नंबर पर यूजिंग यूजर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, स्पेशली मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज को जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको अपने देश में ही सिचुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए इन मैन्युफैक्चरर्स को और असेंबली प्लांट्स वालों को अपने देश में फैक्ट्रीज लगाने के लिए कह रहे हैं। तो जो मेजर असेंबली लाइंस हैं, ये सारे के सारे ऑलरेडी हमारे देश में कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर और चेन्नई के आसपास बहुत सारे प्लांट्स ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं। बट अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट हो रही हैं, जिसमें से कैमरा लेंस और एलसीडी स्क्रीन पार्ट्स जो हैं टीवीज़ के, ये हैं। तो इन जो पार्ट्स के जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटीज़, इन कस्टम ड्यूटीज़ को गवर्नमेंट ने रिड्यूस करने की बात कही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन, तो अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन की वजह से ही आरबीआई और सभी सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो निचला तबका होता है किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी का, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इन्फ्लेशन को नीचे रखने के लिए जो आरबीआई ने और हमने देखा यूएस फेड ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए पिछले साल। अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं हर ही इकोनॉमी में, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस और यूरोप, यहाँ सभी जगह कम हो रहे हैं। तो ये घटते हुए इन्फ्लेशन को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि आगे चलकर अपना आरबीआई भी जो 6 से 8 फरवरी के बीच में एमपीसी होने वाला है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 0 to 25 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है एट मैक्स। बट इससे ज़्यादा का नहीं होने की उम्मीद है। फिर अगर हम क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो आरबीआई इस साल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है कि अबाउट 6.8% का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा इंडिया का फॉर FY 23। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि क्वार्टरली वी आर डूइंग वेरी गुड। जीएसटी कलेक्शंस की अगर बात करें तो जनवरी के महीने में हमने देखा 1,55,922 करोड़ का जीएसटी कलेक्शंस हुआ है, जो कि अगर हम कंपेयर करें जब जीएसटी स्टार्ट हुए थे जुलाई 2017 में, तो वहाँ से हम ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 1.6 टाइम्स आ चुके हैं ऑलरेडी। आईएमएफ के प्रोजेक्ट्स मतलब प्रोजेक्शंस जो हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में और इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में, तो उससे इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। So in summary, we can say that we are in a structural upcycle, and our economy is also doing very good. And there is one more thing that I wanted to add is that globally ये कहा जाता है कि whenever an economy's per capita income, the nominal per capita income crosses $2,000 per capita, then that economy starts to rapidly get developed, and the standard of living also increases, the consumption cycle also improves in that economy. तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अगर आप चेक करते हो ये चीज़, तो गूगल पर चेक कर सकते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम हैज़ ऑलरेडी क्रॉस $2,400 पर कैपिटा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी यहाँ से इंडिया जो है अपने पिछले 5-10 साल के जो स्पीड से ग्रो कर रही थी, अब इससे भी ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगी इंडिया की जीडीपी, और दोनों ही पर कैपिटा इनकम वगैरह भी। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ, तो लास्ट हमने देखा कि 2012 से लेके 2019 के बीच में कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ वाज कंस्ट्रेंट टू ओनली 4% ग्रोथ CAGR। बट सिंस 2019 हम देख रहे हैं कि इट्स ग्रोइंग एट मोर देन 15% ऑन ईयर बेसिस। और हम आगे भी अबाउट एटलीस्ट FY 25 तक से लेके आगे तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इसी स्पीड से ग्रो करेंगे।
प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से काफ़ी केपेक्स की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी सभी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो काफ़ी हद तक डेट फ्री हो चुकी हैं, स्पेशली जो मेटल्स और कमोडिटी कंपनीज थी। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस साल के बजट में दिखा दिया है कि वो कितना ज़्यादा केपेक्स की तरफ फोकस्ड है अभी। तो नेक्स्ट 5 years वी आर एक्सपेक्टिंग huge amount of capex from both the government and the private sector, and that will have a multiplier effect on the economy. And also the thing is that कि we are starting this cycle at very low interest rates. तो लास्ट के 2 ढाई साल हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बहुत लो लेवल्स पे थे। 4% की बैंक रेपो रेट पर हम चल रहे थे। एंड ओनली लास्ट ईयर हमने देखा कि ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन लेवल्स। प्लस डेट लेवल्स जो है सभी कंपनीज के कम है, और लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। Now, talking about our company, Teji Mandi. Teji Mandi is a subsidiary of Motilal Oswal Financial Services. It's a SEBI registered investment advisory company, and we provide you stock investing advices and on a do-it-yourself DIY platform, and that's our business profile is. So we offer our portfolios in two. We offer two portfolio equity portfolios, and one is our flagship portfolio, and the other one is the multiplier portfolio. So the flagship portfolio and the multiplier portfolio are both highly diversified portfolios. Now, the flagship portfolio is a sector unbiased, and there is no cap size in it. While the multiplier portfolio is more focused on small and mid-cap stocks, and this is also sector agnostic. You can see the 2-year CAGR of our portfolio returns. Both the portfolios have given excellent returns. Now, talking about the Teji Mandi flagship portfolio, so our investment thesis is very simple. We pick up about 70 to 75% of the stocks in our flagship portfolio with a long-term perspective, and these stocks are taken on a 12 to 18 months perspective, and we keep a track of what's the performance of each of the company, and accordingly there is a rebalancing done. And the second thing is the tactical bets, which comprises of about 20 to 25% of our portfolio. And these are tactical bets, the companies which we take a position on and advise our clients. And these tactical bets are taken on a 3 to 6 months perspective. तो ये जो पोर्टफोलियो है ये सेक्टर अनबायस्ड है, सेक्टर एग्नोस्टिक है. Now, this is the performance of Teji Mandi flagship, and as you can see, last year end tak we have outperformed our Nifty multi-cap index. This is the pricing model of our portfolio. And talking about Teji Mandi's multiplier portfolio, the multiplier portfolio is concentrated mid-cap and small-cap focused portfolio. Of course, it is also sector agnostic. The themes are very much same, that we pick up some multi-baggers with long-term perspective, with sometimes around 1.5 to 2 years kind of a time frame, like smaller companies in the mid-cap and small-cap space, which are going to make some kind of gains in the next 3 to 6 months. So we also took that kind of stock sometimes. This is the pricing model of Teji Mandi multiplier portfolio. तो लाइक ये हमारे मैक्स हेल्थ केयर, ये हमारे पोर्टफोलियो में था. सो यू कैन सी कि हमने मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में अच्छा गेन्स बनाया. अबाउट 109% की प्रॉफिट्स का हमने गेन किया इसमें. सिमिलरली ICICI बैंक, जब हमने देखा कि बहुत सारे मतलब RBI के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की वजह से बैंक्स की वैल्यूएशंस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है,
और एक पॉइंट पर हमने देखा कि अब इन हाई वैल्यूएशंस पे जहां पर आईसीआईसीआई बैंक है, इस प्राइस पर ज़्यादा दिनों तक हम इसे नहीं देख रहे थे, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स पर कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज करने की वजह से बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो वैसे टाइम पे हमने आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट बुकिंग की, और जिस जगह पर हमने प्रॉफिट बुकिंग की उससे ये प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आ गए हैं। सिमिलरली हमने दीपक फर्टिलाइजर्स में भी अच्छा गेन किया, जब हमने देखा कि लास्ट ईयर दीपक फर्टिलाइजर्स की कंपनीज और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो फूड और फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हुई थी ग्लोबली थोड़ी, जिसकी वजह से सप्लाईज कम होने की वजह से फर्टिलाइजर प्राइसेस बहुत हाई चले गए थे, ऑलमोस्ट डबल हो गए थे ग्लोबली। तो इस टाइम पे हमने दीपक फर्टिलाइजर में अच्छा गेन किया। देन इज द प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। सिमिलरली प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स में प्लास्टिक की प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट आया था, बिकॉज प्लास्टिक पाइप्स के रॉ मटेरियल प्राइसेस जो थे वो हाई हो गए थे। तो यहाँ पर भी हमने अच्छा गेन किया, बिकॉज प्रिंस पाइप्स हैज अ वेरी गुड मार्केट शेयर, सो दे वर एबल टू पास ऑन द हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस। सिमिलरली हमने फेडरल बैंक, अनदर प्राइवेट बैंक, जिसमें हमने अच्छा गेन्स बुक किया, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से हमें इसमें भी वैसा ही नज़र आया कि यहाँ पर इसके वैल्यूएशन जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, और कंपेयर टू फेडरल बैंक देयर वेर अदर ऑप्शंस इन द बैंकिंग स्पेस एंड द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस। तो हमने वैसे बैंक्स में अपने पोजीशंस बनाए। देन इज द परसिस्टेंट सिस्टम्स। तो परसिस्टेंट सिस्टम में हमने बहुत ही अच्छा गेन किया, बिकॉज हाई अट्रिशन रेट होने की वजह से बहुत सारे लार्ज कैप आईटी कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन इरोजन हुआ। बट कंपेयर टू दैट persistent system was able to manage their margins very well। तो हमने इसमें अच्छा मतलब पोजीशन पे एग्जिट किया। नाउ कमिंग टू द Q&A सेशन। Now the first question is, how will the banking sector move after the budget? तो देख सकते हैं कि बैंक्स के लिए इस बजट में कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। प्लस जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में कि आईडीबीआई बैंक या किसी और बैंक के ऊपर कोई अनाउंसमेंट आ सकता है रिगार्डिंग डाइवेस्टमेंट के, तो वैसा भी कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं आया है। So, talking about any specific move in the banking sector, we don't see any specific impact of the budget on the banking sector directly. Second question is, which sector will be in focus on the budget? So, we saw very clearly that the budget was completely focused on capital expenditure for infrastructure and logistics sectors, along with focus on long term driving the Indian economy towards high tech, like pharma industry को गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो कैपिटल एलोकेशन दिया, so that is very encouraging. Then there was things like reducing the custom duty on consumer products like camera lens और LCD screens पर जो टीवी बनाने के लिए यूज होते हैं, उनके कस्टम ड्यूटीज को गवर्नमेंट ने घटा दिया। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दीज कंज्यूमर गुड्स। तो ये सब देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि द बजट वाज मोर फोकस्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस rather than just a 1 year basis kind of a budget। Then is, if the market goes up, should I sell and exit or hold for long term? Well, what should I say? I mean, when the market goes up, obviously, ये देखने में या सुनने में लगता है काफी इजी है कि जिस दिन मार्केट अप गया तो आप उस दिन सेल करके एग्जिट कर लो। बट यू नेवर नो कि मार्केट आज ऊपर गया है तो कल नीचे ही जाएगा। हो सकता है मार्केट कल और ऊपर चला गया और आपको एंट्री करने के लिए एक हफ्ते तक कोई डेट ही नहीं मिला, और जब आपने एक हफ्ते के बाद एंट्री की तब हो सकता है मार्केट एक अलग ही नए ऊंचे लेवल पर हो, तो वो भी एक हाई पॉइंट हो जाएगा आपके एंटर करने के लिए। सो दैट इज नॉट समथिंग विच इज एडवाइजेबल। सो वी रैदर से और एडवाइज टू आवर क्लाइंट्स दैट इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड टू मच, रैदर बी इन्वेस्टिंग मोर इन द लॉन्ग टर्म। इन्वेस्ट कीजिए, वेट कीजिए अपना। अगर कोई आपने कोई प्राइस पॉइंट बना रखा है किसी स्टॉक के लिए,
तो उस लेवल तक का वेट कीजिए। एक टाइम फ्रेम अपने दिमाग में ऑब्वियसली सोच के चलना होगा आपको कि आप 6 महीने के लिए किसी एक स्टॉक पर डाल रहे हैं, या 1.5 साल 2 साल के लिए डाल रहे हैं, या 5 साल के लिए डाल रहे हैं। तो अगर आपको वैसे प्राइस पर वो मिल जाता है स्टॉक इन दैट टाइम फ्रेम, यू शुड बुक प्रॉफिट एंड देन सी कि इसके आगे उसमें और है या नहीं अपसाइड। बट वैसे टाइम पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट रैदर देन नॉट कि जस्ट बिकॉज मार्केट आज अप है और आपको पोर्टफोलियो ग्रीन में दिख रहा है, so booking profits and selling and getting out, that is not advisable. Can we top up the same amount in Teji Mandi whenever the market goes down? Top up is upon you. आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सोच समझ कर जितना भी टॉप अप डालना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब भी मार्केट डाउन जाएगा तो ये हमारी तरफ से तो एडवाइस है ही कि मार्केट डाउन जाए तो उस टाइम पे टॉप अप ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज दैट इज मोर एडवाइजेबल rather than doing a top up when the market is at up. Recently, Bank of Baroda, Max Financial Services, SBI, BHAL, and CCI are deep diving negative. I want to know why we are holding on to these stocks. So recently, ये जो stocks के जो नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI एंड देन मैक्स फाइनेंशियल, बेल वगैरह, तो इनके अलग अलग रीजंस हैं। और जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सब बैंक्स की कंपनीज हैं, और अभी हाल के दिनों में जो अदानी ग्रुप को लेकर बातें चल रही हैं मार्केट में, और जो मार्केट टर्मोइल चल रहा है इस ग्रुप के स्टॉक्स में, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। देर इज नथिंग एल्स एज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बैंक्स। ऑफ कोर्स कुछ बैंक्स को जो एक्सपोजर है अदानी ग्रुप का, उसके बारे में डिस्क्लोजर देने के लिए कहा है सेबी ने, एंड एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा और इन सभी बैंक्स ने अपनी तरफ से ऐसे डिस्क्लोजर्स जारी किए हैं कि किसको कितना एक्सपोजर है। लाइक एसबीआई ने डिस्क्लोजर दे रखा है कि उन्होंने अबाउट $2.5 बिलियन का एक्सपोजर लिया हुआ है अदानी ग्रुप्स में। सो दैट मीन्स समवेयर अराउंड से 17-18 thousand crore अराउंड। सो इस तरह की जो भी एक्सपोजर्स है डिफरेंट बैंक्स के, ये आपको सेपरेटली चेक करना होगा। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ इंश्योरेंस कंपनी एंड बेल इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो ये अलग अलग कंपनीज के अलग अलग इम्पैक्ट्स हैं। यू हैव टू सी स्पेसिफिकली इनटू दैट। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ऑब्वियसली थोड़ा बजट में जो नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, उसकी वजह से थोड़ा नीचे आया है। बट इट्स नॉट दैट कि कंपनी में कोई बुरी बात है, and company is doing very good in its latest quarterly results also. It has done good. I have particular interest in Adani stocks. It would be great if to hear suggestions from you, sir. So see, अदानी स्टॉक्स ने लास्ट के 3 सालों में ही हम जो वैल्यूएशन आज देख रहे हैं, एवरी अदानी स्टॉक हैज वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 4 to 5 times in the last 3 years. So fundamentally speaking, these stocks were very high valued obviously। जैसा कि विदेशी रिपोर्ट जो आया अदानी स्टॉक्स पर, उसमें भी वही बात कही गई है कि ये स्टॉक्स काफ़ी हाईली वैल्यूड हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अदानी स्टॉक्स में किसी किस्म की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है या नहीं, इसके लिए सेबी ने ऑलरेडी ऑर्डर्स दिए हुए हैं। सेबी और एक्सचेंजेस की तरफ से जो अदानी पे स्क्रूटिनी हो रही है, इसके बारे में हम जल्दी ही न्यूज़ में सुन लेंगे। सो अदरवाइज हमारी तरफ से यही एडवाइस होगा कि दैट एनी स्टॉक विच इज़ वेरी हाई वॉलेटाइल, जो एक दिन में 10-15-20% के ऊपर नीचे हो रहा हो, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का रिस्क ना ले तो बेटर है। इट्स योर हार्ड अर्न मनी ऑब्वियसली, एंड यू डोंट वांट टू सी इट गोइंग वेस्ट। Which indices of share market got more benefit from this budget? Well, definitely, this budget was more beneficial to few sectors, especially in the infrastructure, capital goods segment, and इन सेगमेंट और इन सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट आने वाले 1-2 साल में भी। ऑब्वियसली बजट के साथ साथ नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन से पहले जनरली देखा जाता है कि पीएसयू स्टॉक्स में अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं, अच्छा वैल्यू इंक्रीज होता है। तो आप उन पीएसयू स्टॉक्स में भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव फॉलन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, शुड वन सेल द शेयर्स? We are still very bullish on public sector banks as well as the entire banking sector.
इन बैंकिंग सेक्टर के बारे में बुलिश होने के मेन रीज़न जो है वो है जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ख़राब थी लास्ट के 4-5 साल, और लास्ट के 2 साल से सिंस द पैंडेमिक केम, इनफैक्ट जस्ट बिफोर द पैंडेमिक एक्चुअली इवन केम, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने बैलेंस शीट क्लीन करने में लग गए। और ये जो साइकिल चला है बैलेंस शीट क्लीन करने का, इसकी वजह से ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहे हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, इनका रिटर्न ऑन एसेट्स भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से ही इन सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की शेयर प्राइसेस में इंक्रीज हुआ लास्ट के 1 साल में, जो कि ऑलमोस्ट 60 to 70% का ऑन एन एवरेज इंक्रीज हुआ है। अभी हाल ही में थोड़ा बहुत इनके प्राइसेस में गिरावट देखी गई। दैट हैज अ रीजन ऑफ द लिटिल एक्सपोजर दैट दे हैव इन अदानी स्टॉक्स, along with मार्केट में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी इसका इम्पैक्ट आया है। बट अदरवाइज वी आर नॉट सीइंग एनी सच नेगेटिव अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर नाउ। काइंडली गिव insight on ACC Cement and Ambuja Cement. वेल, ACC एंड अंबुजा के क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं लिखा है हमारे यूजर ने, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट he wants to know why the ACC and Ambuja cements are also going down like the other Adani Group stocks. वेल, अदानी गौतम अदानी जी के अदानी ग्रुप के खरीदने से पहले एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट की वैल्यूएशन जो है वो अराउंड 30 to 35% कम थी, जितना कि वो अपने पीक पर पहुंच गए उनके खरीदने के अनाउंसमेंट्स के बाद। तो अभी के जो हमने स्टॉक्स में बीटिंग देखी है इन दोनों स्टॉक्स में सीमेंट सेक्टर के, तो ये दोनों ही कंपनियां बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल है सीमेंट्स में, और नॉट द लीडर बट स्टिल वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट कंपनीज हैं ये दोनों ही। और इनके पास अच्छा बिजनेस है, अच्छा मार्केट शेयर है, एंड देयर इज नॉट मच नेगेटिव ऑन दी स्टॉक्स। हाँ, वैल्यूएशन वाइज बिकॉज ऑफ देयर इंटीग्रेशन विद अदानी ग्रुप, देयर वैल्यूएशंस वो थोड़ा रन अप हुए थे। तो अभी जो बीटन डाउन हुए हैं ये वापस अपने उसी पुराने वैल्यूएशन लेवल्स पर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब हम वेट कर सकते हैं कि जब तक बाकी के अदानी ग्रुप स्टॉक्स एक फ्लोर बनाते हैं अपने फॉल का, उसके बाद जहां से वो स्टेबल होंगे या जिस लेवल पे जाके वो स्टेबल होंगे उसी लेवल पर, या मतलब उन्हीं टाइम पर एसीसी अंबुजा के स्टॉक्स भी काइंड ऑफ जाकर के स्टेबल हो जाएंगे, और उसके बाद हम वहां से या तो इसमें अपसाइड देख सकते हैं या एटलीस्ट नो फर्दर डाउन साइड की उम्मीद रखते हैं। What is the strategy for Teji Mandi portfolios? It's always showing in red only. Well, our Teji Mandi portfolio has a CAGR of more than 30% for both the portfolios. The flagship portfolio has a CAGR of 30% and the multiplier has a CAGR of 35%. I must have to say that the client needs to check whether he is doing a proper rebalancing on every advice from us, and also the thing that at which point he has entered in the Teji Mandi portfolio, which sectors will showcase good performance in 2023 and 24. Well, as I have been talking about कि बजट के वजह से there is a lot of focus जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की तरफ है, तो उस तरफ काफ़ी फोकस चला जाएगा। इसके अलावा लास्ट के 1 साल में सभी जानते हैं कि आईटी सेक्टर ने काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट किया है मार्केट को, और उसका मेन रीज़न भी यही रहा है कि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो हैं आईटी कंपनीज के वो काफ़ी बढ़ गए ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हम सब ने देखा कि आईटी इंजीनियर्स ने इधर उधर की जो जॉब शिफ्टिंग्स की, जिसके वजह से उनका एट्रिशन रेट्स जो था उनकी कंपनीज में वो बहुत हाई चला गया, ऑलमोस्ट टू 25% ऑन एवरेज फॉर मोस्ट ऑफ द आईटी सर्विसेज कंपनी। तो ये एट्रिशन रेट्स जो है वी आर एक्सपेक्टिंग दैट एज वी हैव सीन इन दिस क्वार्टर रिजल्ट्स ऑल्सो कि सभी आईटी कंपनीज के एट्रिशन रेट्स अब नीचे आ रहे हैं। तो एट्रिशन रेट्स नीचे आने का मतलब है कि अब इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस जो है टू रिटेन गुड टैलेंट वो भी इनका थोड़ा थोड़ा आप नीचे आएगा, एंड कंपैरेटिवली उसका जो बेनिफिट है वो इनके EBITDA एंड प्रॉफिट मार्जिन्स पे नजर आएगा। सो वी कैन समहाउ से दैट फ्रॉम हियर ऑन वी आर एक्सपेक्टिंग कि आईटी सेक्टर में रिकवर।
if I invest 2 lakh rupees in tax saver, how can I take benefits with new tax slab? uh, I believe that for any kind of a tax related advice, you should consult a tax consultant, because as an investment consultant, I am not the best person to advise you on this. Should I invest in companies with sectors wherein huge funds are allotted in budget 2023? वेल मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है अगर कोई इस तरह से सोचता है कि बिकॉज बजट में अच्छे फंड्स अलॉट किए गए हैं कई सेक्टर्स के लिए, तो उनमें जा सकते हैं। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी वाइड बेस के होते हैं, एंड डिफरेंट कंपनीज इन द डिफरेंट सेक्टर्स। आई मीन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो there's a lot of things in the infrastructure sector. There you have railways companies which are related to railway activities. Then you have companies who are in the business of highway and project laying that. Then you have other companies who are in dredging or different kinds of work. So different kinds of companies are there. So accordingly, you will have to be very specifically investing into those. Otherwise, you can do a mistake by just seeing that there will be a sector tailwind, so investing in that manner. If we are holding US stocks, then what would be your suggestion to hold it or selling it, as TCS increased now after budget? Well, US stocks and most of the global markets underperformed last year. So, and because the underperformance was mainly because of the run up जो उनके मार्केट में हमने देखा था, स्पेशली यूएस के टेक्नोलॉजी मार्केट में और चाइना के टेक्नोलॉजी मार्केट में। तो चाइनीज और यूएस जो टेक्नोलॉजी कंपनीज के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्टीप हाई चले गए थे ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और पैंडेमिक के खत्म होते होते तक ये स्टीप वैल्यूएशन जो है वो नीचे आ गए, जिसकी वजह से इनके स्टॉक मार्केट्स भी अंडर परफॉर्म किए थे। सो नाउ अभी जो हम ये सुन रहे हैं लास्ट के कुछ टाइम से कि टेक कंपनीज आर डूइंग ले ऑफ्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 लोगों को अपने से निकाल दिया। अमेजन और अलग अलग जितने भी बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ये सभी सम काइंड ऑफ ले ऑफ्स कर रहे हैं यूएस में। तो ले ऑफ्स की वजह से कंपनीज का फ्यूचर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है दैट गेट्स बेटर, दैट गेट्स स्लिमर। तो स्लिम होने की वजह से वहां पर एक मार्जिन बेटर इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। सो दैट इज द रीजन कि लास्ट 1 डेढ़ महीने से हम देख रहे हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट्स आर आउट परफॉर्मिंग। दे हैव रैलीड मोर देन 10% सिंस दिस ईयर स्टार्टिंग। तो इस वजह से टेक स्टॉक्स में एक इंक्रीज और रैली देख रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट टीसीएस और एनी अदर आईटी सर्विसेज कंपनी इन इंडिया, we believe that of course this is a sectoral tailwind from the US side, but apart from that Indian IT companies are in a good position, and there is hardly much of any downside risk at this point. So we will not suggest to sell anything, but hold and probably accumulate more as much you can. How to diversify my portfolio in debt and equity? Well, this is a question where you have to see what is your expectation from your savings. If you are, very young and you are earning very good amount compared to your expenses, then probably, allocating more towards equity is a good thing when you can, and you have lesser liabilities. So your savings are high. So putting some more money in the equities is good. However, when your liabilities are more, like you have a good family expense apart from your high income or whatever, so in that manner, you have to see that you need to, put your savings in good and safer investments also. So allocating a little more towards debt in that case would be good. So I should suggest that accordingly, and as per your risk appetite, you should think how to diversify your portfolio in debt and equity. And I would suggest that you should take the advice of a proper fund manager uh, on a personalized basis.
How is the budget going to impact the market and my portfolio? Well, the budget as हम देख सकते हैं कि जो होना था वो एक दिन के अंदर ही हुआ. वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे हुई मार्केट में काफ़ी. Rest of the market was very much, not much affected by it. So जो सेक्टर्स में जितना एलोकेशन आना था वो तो गवर्नमेंट ने कर ही दिया. अब बाकी के आगे के जो ग्रेजुअल हम इम्पैक्ट देखेंगे वो नेक्स्ट ईयर तक देखेंगे. So thank you all for attending this session. It was good and I hope मेरे advices आपको काम आएंगे. And let me know any suggestions in the future. Thank you.